नमस्कार। न्यूज़ 18 के इस डिजिटल डायलॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज थोड़ा सा विलंब हुआ प्रारंभ करने में, पर क्योंकि विषय ही ऐसा था कि इस पर थोड़ा अध्ययन कर कर, सोच कर कर, इसको तैयार कर कर और इसकी बारे में क्या-क्या हम आपसे बात करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा समय लग गया। और जैसे मेरा वादा था कि हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे ज़रूर। ब्रजेश कुमार सिंह तो रहेंगे ही, और साथ में जे साई दीपक जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, बहुत अच्छी इनकी सोच है और भारतीयता पर बहुत कहते भी हैं, लिखते भी हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पिछली बार का डिस्कशन काफ़ी रोचक था, एंगेजिंग था, दिलचस्प था, तो हमको लगा कि आज इसको आगे बढ़ाया जाए। तो आज भले ही थोड़ा विलंब हुआ हो शुरू करने में, आज इसको सेशन को थोड़ा बढ़ाएँगे भी समय रहते सबके, और इस पर बात भी करेंगे। ब्रजेश जी, आज हमने विषय जो इसको चुना है कि पिछली बार जिस तरफ हमारी बातें चल रही थीं, तो हमने शुरू तो कन्वर्जन के इस रैकेट से किया था और बात उधर फ़ोकस थी, लेकिन आगे जाकर हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो ताकतें हैं, ये क्यों आज भी इन्फ्लुएंशियल हैं? ये क्यों आज भी अपने नैरेटिव को बढ़ा पा रहे हैं? और कहीं न कहीं इसमें यही था कि आज का विषय इसीलिए है कि हमारी राष्ट्रीयता के केंद्र में कब भारतीयता आकर बैठेगी? जो है हमारी जो कि हमारी आइडेंटिटी में भारतीयता जो है, वो कब हमारी आइडेंटिटी का फल्क्रम, फ़ोकस होगा, न्यूक्लियस होगा, जहाँ से फिर हमारी सोच उठेगी और जो कुछ भारतीय है, उस पर हम गर्व करना, उसको आगे बढ़ाना और उसको हमारा बेस बनाना, ये हम कब सीखेंगे? कहीं न कहीं ब्रजेश जी ऐसा होता है कि जब तक जेसाई दीपक जुड़े, तो मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो पिछली 2-3 पीढ़ियाँ हैं, वो हमारे इतिहास से कट गई हैं। कहीं एक 300-400 साल के इतिहास ने या उसका जो ये बफर होता है, उसने हमारे जो हज़ारों साल का इतिहास है, वो मिटा दिया है। और कहीं न कहीं जो हमें फ़ीड किया गया है या जो हमें पढ़ाया गया है, जो सिखाया गया है पिछले 30-40 सालों के अंदर, वो कुछ ऐसा रहा है कि आपका ओरिएंटेशन ही बदल दे एज़ अ कंट्री। आप इत्तेफ़ाक रखेंगे कि आपकी आपकी सोच अलग है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। आपने जो कहा वो बिल्कुल एक ज्वलंत समस्या है और सही भी है। किसी भी देश को अगर आपको मारना हो, किसी राष्ट्र को, चूँकि देश तो एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री तक देश आ जाता है, लेकिन राष्ट्र जो है सो तमाम चीज़ों को जैसा दीपक जी जुड़ मिलाकर गए, बनता जैसा है। दीपक जी जुड़ चुके और हैं यहाँ। जी, हाँ। चूँकि दीपक जी आ जी, गए हैं तो उनका भी स्वागत है। तो हम लोग जो राष्ट्र की बात कर रहे थे, तो राष्ट्र के लिए जो है कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। उसकी अपनी संस्कृति, उसकी अपनी भाषा, उसके अपने पर्व, त्योहार, तमाम वो चीज़ें जिस पर कि आप गौरव ले सकें। लेकिन अगर किसी समाज को या किसी राष्ट्र को अगर आपको कमज़ोर करना हो, तो सबसे पहले जो है सो उसको अपनी चीज़ों पर गर्व लेना जो है, वह जो है सो आप सिस्टमैटिक ढंग से बंद कर देते हैं या बंद करवा देते हैं। दुनिया में जिन भी देशों ने ताकत हासिल की, हम लोग चीन की बात हमेशा करते रहते हैं। चीन जो है आज की तारीख में मानना पड़ेगा कि अमेरिका जैसा ही सुपर पावर हो चुका है, भले ही हमारा पड़ोसी है, हमारा दुश्मन है, लेकिन सच्चाई है, क्योंकि उसने आर्थिक ताकत हासिल की है इस तरह। आप जापान का उदाहरण ले लीजिए, आप इज़राइल का उदाहरण ले लीजिए। इज़राइल एक छोटा-सा देश, लेकिन और जो कि जिसका इवोल्यूशन भी कोई बहुत पुराना नहीं है। आप ध्यान रखिए 1947-48 में एक जन्म लेता है वो देश। मुट्ठी भर आबादी वाले लोगों का देश जो कि पूरी दुनिया में बिखरे पड़े थे। लेकिन जैसे ही वह एक कंट्री फॉर्म में आए, अपने राष्ट्र फॉर्म में आए, उन्होंने अपनी चीज़ों पर गौरव लेना शुरू कर दिया। और दीपक जी जो उस दिन बता भी रहे थे कि जो यहूदियों की जो भाषा थी वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी, खत्म हो चुकी थी। आप उस दिन उस पर काफ़ी चर्चा हुई। आप जापान की बात कर लीजिए, तकनीक के मामले में पूरी दुनिया को लोहा मनवाने वाला, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, वह जो है उसको किसी इंग्लिश लैंग्वेज की बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह जो है सो जापानीज़ में वो सारी चीज़ें करता है। उसके अपने वैल्यू सिस्टम जो है सो जापानीज़ है, जिसमें कि जो है सो किसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाली कंट्री की तरह के तमाम विकार नहीं। आप चीन को देख लीजिए, चीन का विकास किसी अंग्रेजी का मोहताज नहीं रहा। यहां तक कि वह जो वेस्टर्न तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको भी जो स्वीकार नहीं करते, वो अपनी चीजें बना ली। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, हमने नाम तो भारत रखा जब संविधान हमने अडॉप्ट किया, चूंकि हमारी अपनी हजारों वर्षों की परंपरा थी, लेकिन वह संविधान की शोभा से आगे नहीं बढ़ पाए। हमारे आचार व्यवहार, विचार, प्रशिक्षण, सरकार, ये सभी जो जो है या इधर कॉलोनियल माइंड से उसका एक्सटेंशन रहा,
चाहे आप शासन व्यवस्था को देख लीजिए लंबे समय तक जिस तरीके से वो चलती रही, या फिर जो हमारा पूरा एजुकेशनल सिस्टम से लेकर जो है सो हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रही, उन सब में उसका रिफ्लेक्शन बना रहा। बल्कि आपने आलोचना क्या की, जो आपके वेस्टर्न वैल्यूज जो आपने अडॉप्ट किए, जैसे कि पहले प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने सोशलिज्म का मॉडल एक्सेप्ट किया। अब सोशलिज्म का जो मॉडल था जिसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से मिक्स्ड इकोनॉमी कह दिया, और उससे जब भारत को फायदा नहीं मिला तो उन्होंने उल्टे जो है सो सोशलिस्ट मॉडल को क्वेश्चन करने की जगह इस देश में एक टर्मिनोलॉजी दे दी गई, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। भैया उसका तो कोई लेना देना नहीं था, आपने फिर जब उसका नुकसान हुआ तो आपने उसको जो है सो चिपका दिया कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अरे भाई दोनों के बीच क्या संबंध था? आपने मॉडल कहीं और का लिया, वो मॉडल फेल हो गया, आपने जो है सो आलोचना के लिए जो है सो आपने बलि का बकरा जो है सो आपने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नामक टर्मिनोलॉजी दे दी। तो अगर अच्छा है तो सब कुछ बाहरी है, बुरा है तो हमारा है, ये जो भावना है, चाहे इतिहास को देखने का संदर्भ हो, चाहे जो हमारी उपलब्धियों का वर्णन हो, यह जो सो सबसे बड़ी समस्या है। और इसीलिए जो सो आज हम लोगों ने इस टॉपिक को जो लिया कि क्या हमारी जो है राष्ट्रीयता के केंद्र में भारतीयता अभी तक आई है या नहीं, और कितनी जरूरी है, क्यों जो सो हम आजादी के 75 साल का सेलिब्रेशन जो है अगले साल करने जा रहे हैं 2022 में। ऑलरेडी सरकार ने बड़ी तैयारियां भी उसकी की है, लेकिन जो मूल मंत्र है वह जो है कि भारतीयता जो है हमारी राष्ट्रीयता के केंद्र में कब होगी, यह एक बड़ा सवाल है जिस पर कि जो सो तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा और उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। जी साई दीपक, आज मैं सुनना ज्यादा चाहता हूं आप दोनों को, तो फिर आप अपनी भी बात रखिए कि ये जो एक नैरेटिव रीसेट की मैं बात कर रहा था, या फिर हमारे आप खुद को डीकोलोनाइज करने की, कि कहीं ना कहीं हमें ये बता दिया गया है, ये कह दिया गया है कि आपकी संस्कृति खराब है, आपकी जो धरोहर है, जो आपने विश्व को दिया है, वो गलत है। कहीं ना कहीं हमने भगवत गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को वहां पर रख तो दिया, पूजा तो करते हैं और गीता पर हाथ रखकर शपथ तो लेते हैं, लेकिन उस गीता को कभी पढ़ी नहीं। और अगर पढ़ा होता तो उसके हर अध्याय में विज्ञान है, हर अध्याय में ब्रह्मांड की बात है, हर अध्याय में नक्षत्रों, प्लैनेटरी सिस्टम्स की बात है, हर अध्याय में ये बता रहा है कि हमें पहले ही पता था कि सूरज के इर्द गिर्द ही हमारी पूरी प्रक्रिया चलती है। उसके हर अध्याय में जहां पर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज है, वहां ट्रांसेंडेंटल एजुकेशन ये है कि भाई हमें हमारे विज्ञान का पता था, हमें पता था कि भाई सृष्टि का सृजन जो है वो एक कॉस्मिक एनर्जी है, मैटर है, एलिमेंट्स हैं, क्या क्या हैं, और उसको हम कैसे सामान्य लोगों को बताएं। तो फिर जो चीज हमें 5-6 हजार साल पहले कृष्ण ने कही, और कृष्ण ने कहा कि ये तो मैं 2000 साल पहले भी बता चुका हूं, या उससे हजारों साल पहले बता चुका हूं, उससे हमको कैसे तोड़ दिया गया? कैसे हमें बता दिया गया कि जो गलीलियो ने पढ़ा, जो कोपरनिकस ने सिखाया, जो न्यूटन ने समझाया, वही सही है? तो एक दो बातें हैं। जब हम महाभारत और रामायण की बात करते हैं तो आप दूसरे पक्ष के बर्ताव को थोड़ा देखिए। एक हाथ पे ये कहते हैं कि महाभारत और रामायण जो है ये काल्पनिक कथाएं थी, और आप इन्हीं काल्पनिक कथाओं के आधार पे आप हिंदू समाज का मजाक उड़ाते हैं। आपको ये तो तय कर लेना चाहिए कि ये काल्पनिक है या नहीं, इसके बेसिस पे आप ये भारतीयों या हिंदुओं के इतिहास का मजाक उड़ा सकते हैं या नहीं उड़ा सकते। एक हाथ में आप ये कहते हैं कि ये तो था ही नहीं, दिस इज मिथोलॉजी, दिस इज लेजेंड, दिस इज फिक्शन। बट हमें जब क्रिटिसाइज करने की बात आती है तब आप राम को इस्तेमाल करते हैं या कृष्ण को इस्तेमाल करते हैं, और फिर आप उन्हीं के आधार पे हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। सो द रीजन इज, इसका एक ग्लोबल लेट्स से जस्टिफिकेशन या एक ग्लोबल हिस्ट्री में आपको समझा देता हूं। जहां जहां भी यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुआ, वो जिस समाज में जाते थे, उस समाज के जितने भी हिस्ट्री को या फिर उनके लेट्स से लेजेंड्स हो या उनके फेथ सिस्टम्स को वो क्रिश्चियन नजरिए से देखते थे। उसके वजह से अगर आपके पास किताब नहीं है और आपके पास एक सेंट्रल डेटी नहीं है, आपके पास चर्च जैसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, आपके पास पादरी जैसा कोई एक सेंट्रल फिगर नहीं है, तो आपके रिलीजन को रिलीजन माना ही नहीं जाता था। ओके। टू, गोरेपन को क्रिश्चियनिटी के साथ उन्होंने जोड़ दिया था। सो द कलर व्हाइट एंड क्रिश्चियनिटी वेंट हैंड इन हैंड। एंड जो गोरे नहीं हुआ करते थे, उनका ये मानना था वो गोरे इसलिए नहीं है क्योंकि उनके अंदर सोल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है और उनके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को उन्होंने
पेड़, पशु और पक्षी के साथ उसको क्लासिफाई कर दिया। इसकी वजह से इनके दिमाग में एक जस्टिफिकेशन बैठ गया कि अगर ये पेड़ और पक्षी के समान है या पशु के समान है तो इसका तो स्लेवरी जायज है। ओके, सो जैसे हम पशुओं का इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, उनको एनस्लेव करते हैं, जो काले होते हैं या फिर जो गोरे नहीं होते हैं उनके अंदर आत्मा नहीं है, तो परमात्मा ने हमें उनको इसलिए बनाया ताकि हम इनका इस्तेमाल कर सकें पशु पक्षी की तरह, इसीलिए इनका स्लेवरी शुरू हुआ। दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन जब भी हम स्लेवरी की बात करते हैं, हमारा सेक्युलर माइंड ये कहता है कि रेस के बाहर इस इशू को आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको रेस से शुरू कीजिए और रेस पे खत्म कीजिए। रेशियल माइंडसेट का रिलीजियस ऑरिजिन क्या है, इसकी बात कोई करना ही नहीं चाहता है। एथनोसेंट्रिज्म या जीनोफोबिया का एक्चुअल माइंडसेट क्या है, देयर इज नो डिस्कशन ऑन दिस। द फनी पार्ट इज, आज वेस्ट और यूरोप में इसका एडमिशन है कि वो कह रहा है दैट क्रिश्चियनिटी के अंदर स्पेसिफिक बिब्लिकल लेट्स से चैप्टर्स एंड वर्सेस के बेसिस पे हमने दुनिया को रेशियल जस्टिफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया। इस पे डिपार्टमेंट्स बैठे गए हैं। एंड द फनी पार्ट इज वी डोंट वांट टू डिस्कस दिस, बिकॉज रेस के बाहर जाएंगे तो ये सर्वधर्म संभव वाला एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। Therefore you can't talk about religion, therefore you can't hurt religious sentiments. The moment you hurt religious sentiments, you'll have section 295A of the IPC along with section 153A for hurting religious sentiments and creating enmity between communities. Baat khatam. So sentiments are more important than truth in this country, and that is in a country which has a civilization जो सत्य और धर्म को पूजता है। That is the funny part. Okay. Point number 2, जो ब्रजेश जी कह रहे थे, that is extremely important. You have to separate two different history, let's say phases of Bharat's history. दो अलग कालखंड है। सबसे important या सबसे पहला कालखंड है from the 8th century onwards until 1600. Why is that important? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को सेटअप किया गया था 31 दिसंबर 1600 में, एंड फिर जहांगीर के कोर्ट में सबसे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आता है, क्योंकि उसको सूरत में एक पोर्ट एस्टैब्लिश करना है, ट्रेडिंग फैसिलिटी एक शुरू करना है। ओके, तो 1600 तक एक स्पेसिफिक कालखंड है, 1600 से लेके 1947 तक दूसरा कालखंड है। आप आज अचकन नहीं पहनते हैं, दाढ़ी नहीं है और आप टोपी नहीं पहनते हैं, बट आप टी शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, और आपका प्राइमरी लैंग्वेज आज जो है कम्युनिकेशन का बन चुका है इंग्लिश। और ये ग्लोबल फिनोमेनन है, दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू भारत। ओके, व्हाई? वो इसलिए बिकॉज द इन्वेडर बिफोर द क्रिश्चियन यूरोपियन इन्वेडर सबसे ज्यादा तलवार का इस्तेमाल करता था, क्योंकि वो तलवार का इस्तेमाल करता था अपने आप को बचाने के लिए। आपने भी तलवार उठाया, लेकिन उसके बाद जो आया उसने तलवार से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया। ओके, और दिमाग का इस्तेमाल ऐसे किया कि आपको अपने इंस्टीट्यूशनल, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर में आपको उसने इंटीग्रेट कर दिया। There is no way that any country can survive today by sitting outside the Western European global order. That is the victory of the European civilization, the European colonization. Okay? Even the so-called 52 Islamic countries cannot survive economically outside the Eurocentric or Western-centric global order, because his thought was always global. Point number 2, no society is dead जब तक उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता जीवित है। ओके, आप मिलिटरीली डिफीट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी संस्कृति और आपकी सभ्यता अगर वो जीवित है, अगर वो कायम है, तो आप जीवित हैं। अगर इस नजरिए से देखें, हमें अपने आप पे गर्व करना चाहिए कि आज भी यहाँ के लोग, एटलीस्ट 80% of the people follow the religion of their ancestors. Nobody wants to tell you that this is the success of this particular land or its culture. हमें बोला जा रहा है कि आप डिफीटेड सोसाइटी हैं, आप पूरी तरह से डिफीटिस्ट सोसाइटी है। What are you talking about? जो कॉन्स्टेंटिनोपल था वो इस्तांबुल बन गया, राइट? Constantinople was supposed to be the capital of the Eastern Roman Empire. जब रोमन एम्पायर टूटा था, it was the Western Roman Empire and the Eastern Roman Empire. But after the Turks invaded it, it has become what? Turkey and Istanbul. You've lost even those portions.
The Balkan region has turned completely Islamic, it has turned completely Muslim. The Central Asian republics are Muslim. Persia, one of the greatest civilizations that used to fight with Greece, has become Muslim. Several countries have become Christian. But you are the mothership which continues to follow the civilization of your ancestors without any interruption for 7,000 years. I'll tell you something. In around 1836 or 1837, the collector of Bellary district, the then collector of Bellary district in Karnataka, वो एक चिट्ठी लिखते हैं गवर्नर जनरल को, ये दिखाते हुए कि भारत के पाठशालाओं में, गांव के पाठशालाओं में क्या पढ़ाया जाता है. This is less than 2 centuries ago or less than 115 years ago. व्याकरण, महाभारत, whatever you associate with Indic knowledge systems, that was taught less than 115 years ago. Today you are in 2021. Name one mainstream institution जो 100 साल के बाद इस करिकुलम को आगे ले जा रहा है. Not one institution, एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं है. एंड आपके एजुकेशन सिस्टम की चेंज के साथ साथ आपके समाज के सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है, बदल चुका है. और जब भी हम एजुकेशनल हिस्ट्री की बात करते हैं, हमसे कहा जाता है ये एक एलिटिस्ट कंसर्न है. जो खाते पीते लोग हैं ये उनका कंसर्न है, बाकी लोगों को तो सिर्फ अपने रोजी रोटी कमानी होती है. लेकिन आप लोगों का एक पेट पीव होता है, आपके पास और कोई काम नहीं है, इसलिए आप ये बात किए जाते हैं. एजुकेशन का और हिस्ट्री के एजुकेशन का आत्मसम्मान और आत्मगौरव के साथ क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है, ये तो साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है. हम आत्मनिर्भरता की बात किए जाते हैं, बट व्हाई डोंट वी डिस्कस आत्मनिर्भरता इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन. अगर सबके दिमाग में ये बैठ चुका है कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन और एक संवैधानिक तरीके का जो गवर्नमेंट है वो एक वेस्टर्न इंपोर्ट है, फ्री स्पीच भी वेस्टर्न है, साइंस भी वेस्टर्न है, तो बचा क्या. उसके बाद एक एवरेज नॉर्मल चाइल्ड के दिमाग में आप ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि उसको अपने कल्चर पे कोई भी किसी भी तरीके का सम्मान होगा या गौरव होगा. बिल्कुल नहीं होगा. वो अपने कल्चर के बारे में सिर्फ 3 चीजें जानता है: कास्ट, सती, डाउरी. डाउरी, सती, कास्ट. स्कूल से लेके कॉलेज तक उसको अपनी कम्युनिटी के बारे में इसके अलावा कुछ नहीं बोला जाता है, कुछ नहीं बताया जाता है. और किसी और कम्युनिटी के खामियों को कहीं पे दर्शाया नहीं जा सकता है बिकॉज सेक्युलरिज्म. ओके, सो इफ दिस इज व्हाट द चाइल्ड लर्न्स, यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि जेएनयू आज ऐसा है और जेएनयू की तरफ बिहेव करता है. जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को छोड़ ही दीजिए, उनका हिस्ट्री तो अलग ही है, तो उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, बिकॉज देयर इज इनफ हिस्ट्री टू शो दैट द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट केम फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज. शब्बीर उस्मानी, who actually proposed the two-nation theory and who actually came out with Quranic justifications for the two-nation theory, who basically said मोमिन और काफिर का एक अंतर होता है और इसके बेसिस पे भारत एक नेशन नहीं हो सकता है और हिंदू और मुस्लिम एक नेशन नहीं हो सकते हैं. He was the founder of one of the founding, let's say, leading lights of Jamia Millia Islamia as well as the Jamaat-e-Islami. Okay. So if this has been the thought process, I really don't see the point in actually blaming these institutions, क्योंकि उनका जो बर्ताव है उनके फाउंडिंग इंटेंशन से कंसिस्टेंट है. उन्होंने अपनी ट्रैक को चेंज नहीं किया है. मार्ग से भटके हैं आप, तो उनको ब्लेम करने में कोई फायदा नहीं है. वो तो बिल्कुल कंसिस्टेंट है. देयर इज नो डाउटिंग इट एट ऑल. ओके, आज के डेट में अगर उन इंस्टीट्यूशंस में SC STs को रिजर्वेशंस नहीं मिलते हैं, दलित्स को रिजर्वेशंस नहीं मिलते हैं, और हाल ही में मुझे सुनने में मिला था, क्योंकि वहां के थोड़े फैकल्टी मेंबर्स ने मुझे चिट्ठी लिखा है कि फैकल्टी के पोजीशंस में भी देयर आर नो रिजर्वेशंस फॉर दलित्स एंड SC STs, फॉरगेट स्टूडेंट्स. ओके, दैट इज द सिचुएशन टुडे. जब पैसा लेना था इस इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, हर मजहब, हर धर्म और हर कौम के लोगों से उन्होंने पैसा लिया था इस इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने के लिए. ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में लिखा गया है. लेकिन आज जब इसकी बात करने की बारी आती है तो ये कहा जाता है कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है. एंड ये कहा जाता है दैट ऑल्दो इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इट इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एंड देयरफॉर वी विल नॉट गिव दीज रिजर्वेशंस. तो फिर ये दलित मुस्लिम यूनिटी कहां का है, ये मुझे तो समझ में नहीं आता है. एनीवेज, दैट्स अ सेकेंडरी इशू. The point is,
जो काम आज गवर्नमेंट राज्यसभा के द्वारा करना चाहती है कि टेक्स्ट बुक में जितने भी मिस्टेक्स हैं और हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शंस हैं, जिसको इन्होंने चेंज करने का अभी काम शुरू किया है 2 महीने पहले, ये काम मेरे हिसाब से 1947 में शुरू हो जाना चाहिए था। ओके, और ये काम आप 2021 में कर रहे हैं इतने सारे जनरेशंस के बाद, क्योंकि अभी आपसे कहा जा रहा है कि एनी अटेम्प्ट टू चेंज हिस्ट्री विल अमाउंट टू हिंदुत्व एजेंडा, या फिर ये एक रिवाइवलिज्म है, ये एक नेशनलिस्टिक रिवाइवलिज्म है। सो यू आर नॉट ओनली डू यू हैव नो राइट टू एक्चुअली टॉक अबाउट द फ्यूचर, आपके पास इतना भी अधिकार नहीं है कि आप अपने अतीत के बारे में बात करें। बिकॉज यू सी, अकॉर्डिंग टू मी, the greatest injustice that can be done to an individual or to a community is कि आप कहां से आए हैं और आपका जो आइडेंटिटी है ये क्या है। अगर आपसे ये बोलने का हक पूरी तरह से छीन लिया जाता है, there can't be a greater sense of injustice, क्योंकि इसके बाद उस आदमी में या उस औरत में there is no sense of identity. It is as good as an orphan who doesn't know who his parents are or who her parents are. And human mind is like a vessel. उसमें कुछ ना कुछ हमेशा डालना चाहिए, और आपने उस जगह को पूरी तरह से रिक्त कर दिया और खाली कर दिया और अतीत को वहां से निकाल दिया, तो कैसे कैसे आइडियाज उसके अंदर फिल किए जा सकते हैं, ये आज का जनरेशन आपको बता रहा है। ओके, क्योंकि देयर इज नो वे that either the human mind or a society can be free of either religion or any kind of thought process. So when you remove a certain concept, अगर आपने धर्म को दिमाग से निकाल दिया और अपने जहन से निकाल दिया, उसमें विधर्म आएगा या अधर्म आएगा, लेकिन धर्म तो नहीं आएगा। As simple as that. बिल्कुल, ये बहुत सारी बातें आपने कही हैं, और ब्रजेश जी आप इस बात को आगे ले जाइए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं बार बार घूम फिर के, क्योंकि मैंने भी यही काम किया कि भगवत गीता को वहां पर पूजा के इधर रखकर फिर पूजा ही करता रहा, कभी पढ़ा नहीं। अब जब पढ़ना शुरू किया, वापस फिर से ढंग से शुरू किया है, तब कई सारी बातें जो जहन में आती हैं वो ऐसा है कि 4-5 हजार साल पहले शून्य का कॉन्सेप्ट तो हमारे पास था, क्योंकि जब हम रेफरेंस देते हैं और जब हम बात करते हैं तब ये शून्य का कॉन्सेप्ट तो आर्यभट्ट से पहले ही हमारे पास था। भले ही आर्यभट्ट को इसका क्रेडिट दिया जाता है कि इसको आपने एक नंबर के थ्रू उसको ये किया, पर डेसिमल सिस्टम और उसको आंकने का तरीका हमारे पास था। 108 जो है हमारे लिए, क्यों उस माला में 108 बीट्स क्यों होती है? 108 कहां से है? तो 108 में तो शून्य है, और ये तो हजारों साल से है। तो फिर आप मुझे बताइए, तो फिर हम कहां से पिछड़े हुए? क्योंकि हमने खुद देखा कि आदित्य है, सूर्य है ही हमारा सोर्स है। जब हमने ये डिसाइड कर लिया, और इसको हमको कोई और बताने आ रहा है, जबकि ये लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि अर्थ फ्लैट है कि राउंड है। हमको तो हजारों साल पहले ही पता था कि अर्थ तो है, वो तो सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है। अब ये जो इन्होंने लिंग्विस्टिकली जो करप्ट किया है वो बात अलग है। कोटि को करोड़ कर दिया, जिसकी बात हमने उस दिन की थी। सोल, जिसको कि आत्मा से जोड़ा जाता है, सोल तो सन से आता है, सन तो नश्वर है, आत्मा तो अनश्वर है, तो आत्मा का इंग्लिश में कोई पर्याय नहीं है। कृष्ण लॉर्ड कैसे हुए? लॉर्ड तो कास्टिस्ट हुए। कास्टिज्म का जो सिस्टम है वो तो ब्रिटिश लाइक रहा है। लॉर्ड तो वो था जो कि जो जिसको कि लैंडलॉर्ड कहा जाता है, जमींदार। कृष्ण जमींदार कैसे हुए? तो कृष्ण को लॉर्ड कर दिया उन्होंने। और आइडल और विग्रह दोनों में बहुत फर्क है, और इन्होंने उसको बराबर कर दिया। उसके अर्थ को ही बदलकर, पर्याय को बदलकर और गलत पर्याय देकर उसको ही बदल दिया, मानसिकता बदल दी कि हर आइडल विग्रह नहीं होता, भले ही और विग्रह और आइडल में फर्क होता है कि आप किसी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें ऊर्जा भरते हैं और उसको एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, और इसलिए उसकी जगह डीटी की जो जगह है वो अलग है एक आइडल से। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हमको पहले ही पता थे, ऐसा नहीं है, पर इसको घुमा घुमा कर और हमको, जैसे इन्होंने कहा ना, 3 चीजों में घुमा दिया, डाउरी, कास्ट और सती, और कहा कि हिंदू प्रथा ये है। और आज देखिए ऐसा है कि हमारी खुद की जो यहाँ की प्रथा है उसको गाली देना सही है और किसी और पर सवाल पूछना गलत है, तब वहां सेक्युलरिज्म हो जाता है। ये पूरा नैरेटिव है, जैसा ये जय साई दीपक कह रहे हैं, 47 में हमको बदलना चाहिए था। कई लोग थे, आप भी तो इसका अध्ययन कर चुके हैं, आप भी बताइए हमारे दर्शकों को कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उनमें से कितने लोगों ने क्या क्या कहा, और उस वक्त भी देश को धर्म के नाम पे बांटा, और फिर भी एक एजेंडा दूसरा जो है यहाँ पर बैठ रह गए, वो अपना ही एजेंडा चलाने में लगे हुए थे। ब्रजेश जी, देखिए, आपने कई बार
अभी गीता का जिक्र किया, गीता के मैसेज की बात की, आपने कहा कि किस तरीके से कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर शपथ दिलाई जाती है। मुझे डर इस बात का है कि शायद आज से 10 साल 15 साल बाद कोर्ट रूम से गीता का अस्तित्व न निकल जाए, क्योंकि हो सकता है कोई ये नैरेटिव बिल्ड करने के लिए आ जाए कि गीता जो है वह जो हिंदू रिवाइवलिज्म का प्रतीक है, हिंदू धर्म का संकेत। वो वैसे ही है जैसे कि हमारी जो फौज है, आपको पता है जो हमारी सारी पलटने हैं, उनका जो है सो अपना यूनिफिकेशन जो है सो हिस्टोरिकल ग्राउंड पर हुए हैं। हमारे पास जो है सो लड़ने की बड़ी पुरानी परंपरा रही है। आप महाभारत कालीन आप वार स्ट्रेटजीज को देख लीजिए। मुझे लगता है कि सीरियल्स के चक्कर में कई सारे कम से कम नए बच्चों को ये तो पता चल गया कि उस समय भी किस तरह से रणनीति बनाई जाती थी, भीष्म किस तरह की रणनीति बनाते थे, अर्जुन किस तरह की रणनीति बनाते थे, या फिर जो है सो उनको जो गाइड करने वाले भगवान कृष्ण थे वो किस तरीके से जो है शत्रुओं का संहार करते थे धर्म धर्म के युद्ध में। तो वो जो है सब जब चीजें जो है सो आपकी अपनी जगह है, लेकिन जो है इन वार क्राई जो कहते हैं, जो युद्ध घोष होते हैं, उनको भी सेकुलर चश्मे से देखकर ये कहा जा रहा है कि अगर आप राजा रामचंद्र की जय या बजरंग बली की जय कहेंगे तो एक कम्युनल स्लोगन होगा। तो हम संघर्ष यहां पर कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो निज भाषा का गौरव कहते हैं या फिर जो सो अपने इतिहास में गौरव की अनुभूति करने वाली बात करते हैं, उसको खुरेज खुरेज कर निकाल दिया। क्या जो है, आप इंग्लैंड चले जाइए, जिस इंग्लैंड ने, जिस ग्रेट ब्रिटेन ने, अब वो कितना ग्रेट है वो तो सबको पता है, लेकिन उसने पूरी दुनिया के मेजोरिटी ऑफ द हिस्से को जो सो कॉलोनियल पावर के तहत जो सो उसके जो इंपीरियल इरादे थे उसमें ये किया। आप उस यूके में चले जाइए, ग्रेट ब्रिटेन में चले जाइए, स्टोनहेंज करके एक जगह आती है, आप उनसे पूछ लीजिए कि अच्छा भैया चलिए, आप तो आपका कल्चर तो इतना सुदृढ़ रहा है, आपके पास दिखाने के लिए क्या है? पूरे इंग्लैंड में एक स्टोनहेंज करके जगह दिखाते हैं जहां पर कुछ 16-18 जो है सो शिलाएं हैं जो कि आड़ी तिरछी जो है एक दूसरे से टिकी हुई हैं, और इतने सारे ज्ञान के बावजूद आज तक वो बता नहीं पाए कि ये 18-20 जो है ये पत्थर के टुकड़े जो पड़े हैं वो क्या है। ये उनका जो है सो पूरा का पूरा समृद्ध इतिहास। 400 साल पहले के आप पूछ दीजिए कि यूके में क्या था। यूएसए जो आज की तारीख में सबसे बड़ा सुपर पावर था, वो आपको शायद 200-300 साल पुराना कोई ताला दिखाएंगे कि हाँ भाई साहब ये डॉक का जो है लॉक था, ये हमारी सबसे बड़ी हेरिटेज। यहां जबकि इस देश में, भारत में, आप किसी भी कोने में आप पांव रखिए, आपको जो है पूरे यूरोप अमेरिका में जो है इनके पूरे कॉन्टिनेंट में मिलाकर जितने होंगे आपके जो है 4 जिलों में, उतने ऐतिहासिक जो है धरोहरें आपको मिल जाएंगे। फिर भी कहा जाता है कि इस भारत के पास कुछ नहीं। हमारा अपना आर्किटेक्चर, हमारा अपना साइंस। इस कोरोना के पीरियड में हमने मेडिकल साइंस पर इतनी ज्यादा बात की। भाई आपके जो है तक्षशिला से लेकर जो है नालंदा तक, इन तमाम जगहों पर जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती थी, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। आप कहते हैं कि भारत भिखारियों का देश रहा है। अरे भाई हमारी समृद्धि तो ये रही कि हमारे मंदिरों को लूटने के लिए गजनी जैसे इलाके से जो है एक आक्रांत आया और उसने एक बार नहीं कई बार लूटा सोमनाथ को। जितने भी विदेशी आक्रांत आए, चाहे वो इस्लामिक हो चाहे क्रिश्चियन फोर्सेज हो, इन्होंने क्या किया? आपके महलों को लूटा, आपके मंदिरों को लूटा, आपके गांव को लूटा, आपके शहर को लूटा, आपके आर्किटेक्चर को ध्वस्त किया। आप जाइए किसी भी म्यूजियम में चले जाइए, आप देखिए उस तरह की मूर्ति जो कि प्रस्तर की प्रतिमाएं हैं, चाहे वो बलुआ पत्थर पर हो चाहे किसी और पर हो। क्या कोई सोच सकता है कि भारत में 2000 वर्ष पहले उस तरह की प्रतिमाओं को बनाने की कला थी? उस तरह का हमारे पास जो विज्ञान था। आप बंदरगाहों की बात कर लीजिए। अरे बंदरगाहों पर, सड़कों पर तो पूरा हमारा विज्ञान है कि अगर बंदरगाह को जोड़ने वाली सड़क होगी तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, अगर शहर की सड़क होगी तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। वेधशालाओं का इतिहास देख लीजिए और आर्थिक ताकत की बात कर लीजिए। अरे भाई जब अंग्रेज जब आए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र अभी दीपक जी ने किया, 1600 में आखिरी दिन जब वो स्थापित हुई, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर मर्चेंट करने आई, हमको लूटने आई, तो उस समय जो है ग्लोबल इकोनॉमी का, और ये जो है बकायदा अर्थशास्त्रियों ने ये जो है मैप करके जो है एस्टिमेट करके ये फिगर्स निकाली है कि जो उस समय की जो टोटल ग्लोबल इकोनॉमी थी उसका 38% अकेले इंडिया था, और जब ये अंग्रेज छोड़ के गए तो 4% पर इंडिया सिकुड़ा हुआ था। हमारी आर्थिक स्थिति रह गई थी। और फिर ये कहते हैं कि नहीं जी भारत जो है गरीबों भिखारियों और जो है वो क्या कहते हैं जादूगरों और सपेरों का देश था। लेकिन हुआ क्या? आपको कभी भी आपके समृद्ध इतिहास के बारे में, आपकी संस्कृति के बारे में जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि जो है अगर आपको अपने गौरव की अनुभूति होती तो फिर आप तमाम उन फोर्सेस को क्वेश्चन करना शुरू करते जिन्होंने कि समय समय पर आकर आपके गौरव प्रतीकों को तोड़ा मरोड़ा, आप पर तमाम किस्म के अमानुषिक अत्याचार किए। क्या आज भी इस देश में किसी बच्चे को आप पढ़ाते हैं कि 1947 में, हो सकता है कुछ साल बाद लोगों को यह बताना भी हम बंद कर देंगे
कि भारत का विभाजन 1947 में जो है वह धार्मिक आधार पर हुआ था। शायद अगर यही सिलसिला चला सेकुलरिज्म का तो शायद आप इसको बताने से भी हिचकेंगे। क्या उस समय अत्याचार हुए, या जो पूरे जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है 1000 से लेकर, मैं तो कह रहा हूं कि आप जो है 1947 तक ही आ जाइए, पहले इस्लामिक फोर्सेज बाद में क्रिश्चियन फोर्सेज, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने सब्जुगेट करने के लिए। लूट, हत्या, बलात्कार, कोई भी ऐसी चीज है जो कि बाकी रखी गई? कोई कल्याणकारी जो देश जो होता है, जो योजनाएं होती है, उसका कोई कॉन्सेप्ट भी था क्या? वह जो है सो जिहादी और पुलिस स्टेट था पूरा का पूरा, जहां पर कि आपको लूटना ही, आपको सब्जुगेट करना ही एकमात्र मकसद था। और उसके बारे में जो सो महानों की जो सो ग्लोरीफाइड हिस्ट्री हम बताते हैं कि भाई ये शासक इतने महान थे, वो शासक ये महान थे, अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत तो जो है सो इस तरीके से कभी जुड़ा ही नहीं होता। आपको ये बताया जाता है कि भारत को तो राष्ट्र बनाने का काम ही अंग्रेजों ने किया, एक सिंगल यूनिट के तौर पर। तो अगर इस तरह की मानसिक गुलामी, और हुआ क्या आप 1947 में ध्यान रखिए, जब देश आजाद हुआ, एजुकेशन, दीपक जी ने कल भी बताया कि भाई किस तरीके से कितना इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर। अगर किसी देश में अगर शिक्षा अगर आप ढंग से नहीं करेंगे तो फिर वो देश जो सो कभी समृद्ध हो ही नहीं सकता, कभी वो ग्रो कर ही नहीं सकता। हमारे पूरे शिक्षा तंत्र को जो है सो जानबूझकर उस दिशा में लेकर जाया गया जहां पर कि आप अपने अतीत का कोई गौरव ले ही नहीं सके। आपको ये बताया जाए कि हाँ आप तो हमेशा हारते रहे, कोई आपको ये भी नहीं बताएगा कि भाई सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते हुए वो भारत से वापस लौटा, जब उसकी हिम्मत नहीं हुई मगध तक आने की, उसको बताया गया कि भाई कुचल दिए जाओगे, लेकिन कोई आपको ये पढ़ाता नहीं। तो हमारी समस्या ये है, और ये प्लान वे में जो आप कह रहे हैं जो नेहरूवियन सोशलिज्म था, वहां से जो शुरू हुआ, वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स हुई, आपने जो सो यहां तक कि सेकुलर वर्ल्ड को भी जो सो आपने जो सो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत डाल दिया। 1976 में बताया था दीपक जी ने कि किस तरीके से, मैं तो हमेशा कहता हूं कि सेकुलरिज्म का भारतीय संविधान में प्रवेश प्रियम्बल में वो अपने आप में एक फासिस्ट हरकत थी, क्योंकि बिना किसी डिबेट के आपने संविधान के प्रियम्बल को चेंज किया और उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड आपने डाले, उस पर कोई डिबेट नहीं हुई थी, अपोजिशन तो पूरा जेल में था। तो फासिस्ट तरीके से आपने संविधान के अंदर जो है इन दो शब्दों को डाला, और आज घोंट घोंट कर बच्चों को जो पढ़ाते हैं, हर बच्चे को शायद यही लगता है कि जब 1947 में जब संविधान निर्माताओं ने अपना काम शुरू किया था और 1950 में जिस संविधान को अडॉप्ट करके हमने गणतंत्र के तौर पर अपना कामकाज शुरू किया, उस समय से सेकुलर वर्ड आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का भ्रम फैला के जो है रखा जहां गया है, उस देश में आप क्या उम्मीद करते हैं? तो चैलेंज ये है कि आप लोगों को कम से कम अपनी भारतीयता जो है, जब राष्ट्रीयता को मजबूत करनी है तो उसको जो है उसको बारे में एजुकेट करें, बताएं, समझें। नहीं तो आपके यहां तो परंपरा ये रही है कि शिवाजी को सबसे बड़ा लुटेरा बताया गया। आपके टेक्स्ट बुक ये पढ़ाते रहे हैं, महाराणा प्रताप को जो है सो आपने जो है एक तरह से बिल्कुल ऐसे जो है सो आदमी सबसे बड़े आइकॉन्स रहे। तो ये तो हमारी हालत रही, और उसके सामने उन विदेशी आक्रांताओं को जिनका एकमात्र मकसद आपके देश को, आपके राष्ट्र को लूटना था, सब्जुगेट करना था, आप उनकी जय जयकार करने में लगे रहे। क्योंकि अगर आपने उनके पापों के बारे में या उनके अत्याचार के बारे में, चाहे इस्लामिक फोर्सेज रही हो या फिर ब्रिटिश फोर्सेज रही हो, क्रिश्चियन फोर्सेज रही हो, अगर आपने बता दिया होता तो शायद उनका यहां रहना मुश्किल हो जाता। तो आपको जो है सो ये डर था, आप जो सो कहीं ना कहीं जो है चाहते थे कि इस देश को जो सो उसका सच्चा इतिहास ना मिले, तो तमाम किस्म के आपने डिस्टॉर्शन किए। और आपने बताया कि भाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहां तो जो है सो इस देश में जो मुस्लिम सेपरेटिज्म का उसका फाउंटेन हेड रहा है। अब अगर वहीं के विद्वान बैठ के इस देश का अगर मेडिवल हिस्ट्री अगर आप लिखेंगे और आप देखेंगे आज देश में तमाम यूनिवर्सिटीज में जो मेडिवल हिस्ट्री की जो बुक्स पढ़ाई जाती है वो सारा उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्वानों ने तैयार किया। आपने जो सो जामिया की बात की, क्या आपने जामिया में आपने उसके सिलेबस को देखने की कोशिश की है कि किन जो है मुस्लिम किरदारों को वहां हीरो के तौर पर पढ़ाया जाता है? उसमें वो किरदार भी हैं जो कि सिखों के सामने जो है जिहाद करने के लिए सिताना का कैंप बनाए थे, जिन्होंने इस देश में जो 200 साल पहले वहाबिज्म को बढ़ाने की कोशिश की, वो सारे हीरो हैं। लेकिन आप उस तो सिलेबस को देखते तक नहीं है, वो सारा कुछ सेकुलर है, बल्कि वो तो नेशनल यूनिवर्सिटी है। बताया जाता है कि भाई राष्ट्रीयता सबसे ज्यादा बढ़ाने के लिए उसको जो खड़ा किया गया। तो ये आपके देश का हाल रहा है। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्वेश्चन करने जाएंगे तो तुरंत आप क्रिमिनल करार दिए जाएंगे, या फिर आप पर धार्मिक विद्वेष बढ़ाने का आरोप और मामला दर्ज हो जाएगा, जैसा दीपक जी कानून के पहलू को बता रहे थे। तो हमारी समस्या ये, इससे बाहर कैसे आना है? जाहिर है इस देश को सोचना पड़ेगा, नेतृत्व को सोचना पड़ेगा, तब मुझे लगता है कि कुछ होगा, अन्यथा चुनौती तो बड़ी कड़ी है, बड़ी गहरी।
बहुत सही कह रहे हैं ब्रजेश जी, आप आपकी एक एक बात से मैं वाकिफ हूँ और पूरी तरह से मैं एग्री करता हूँ। और जब आप ये कह रहे हैं तो जितना आपका रोष, जितना आपका जो इरिटेशन है, मैं उससे भी पूरी तरह से उसको होल हार्टेडली एग्री करता हूँ। मैं बस यही कहूँगा। और मैं पूरी, आप जब कह रहे थे मैं मुस्कुरा ही रहा था, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं वो सब ज्ञान होने के बावजूद कितना फ्रस्ट्रेशन होता होगा जब हम देख रहे हैं कि कितनी मिथ्या, तथ्य से विपरीत बातें जो हैं हमको सिखाई गई हैं। मैं खुद मेरे स्कूल के पाठ्यक्रम में चला गया था, सीबीएसई और आईएससी बोर्ड में हमें क्या पढ़ाया जाता था, और कितना कितना उसको डाइल्यूट और डिस्टॉर्ट करके दिखाया जाता था कि जो कन्वीनियंट है वो दिखाओ, और जो एक नैरेटिव को सेट करे, आपकी एक बात को सेट करे, उतना तक आप चले जाओ, उसके आगे नहीं जाओ। सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा कि भाषा ही आपको आपकी आपकी सिविलाइजेशन से जोड़ती है जैसा दीपक, तो लेकिन हमारे देश में तो जो संस्कृत है, जो कि आधार है, मूल आधार है दुनिया की कितनी भाषाओं का, और खासकर मशीन लैंग्वेज का, जो टेक्नोलॉजी आज का उसका बेडरॉक जो है वो संस्कृत है, उसको ही हमने त्याग दिया। और हमको ये कहा गया कि आप उसको त्याग दो, और ये संस्कृत और तमिल के बीच में लड़ाई कराकर दोनों को हमने त्याग दिया, जबकि ये दोनों ऐसी भाषाएं हैं, पाली, प्राकृत, संस्कृत और तमिल ऐसी भाषाएं हैं। इन भाषाओं का अध्ययन अगर किया जाता, जो हमारी प्रांतिक भाषाएं हैं उन पर अगर जोर दिया गया होता, तो भी हमारी सिविलाइजेशनल अवेयरनेस कितनी ज्यादा हो गई होती, कितनी रिच हो गई थी। और आप ये कह रहे हैं कि पिछले 115 साल में ये किया गया सिस्टमैटिकली। करेक्ट। तो जब आप तमिल और संस्कृत की बात करते हैं, उसका डिस्कशन तो ये आर्यन द्रविडियन डिवाइड से तो परे नहीं है। पूरा इसका जो संबंध इसी चीज से है। इसमें मैं आपके दर्शकों को 3-4 किताबों का रेफरेंस देना चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छा किताब है, 2002 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके ऑथर है निकोलस बी डर्क्स, एंड द टाइटल ऑफ द बुक इज कास्ट्स ऑफ द माइंड। क्योंकि ये कहा जाता है कि जाति प्रथा जो है, वर्णाश्रम जो है, वो ब्रह्मा के दिमाग से आया था या उनके मनस से आया था। सो द बुक ऑफ द टाइटल ऑफ द बुक इटसेल्फ इज कास्ट ऑफ द माइंड। दिस इज रिटन बाय अ वेस्टर्नर। व्हाट अ फैंटास्टिक बुक, आप इसको पढ़िए, क्योंकि वो इसमें लिखते हैं अच्छी तरह से कि कास्ट और ट्राइब जो कैटेगरीज भारत में कैसे आए थे, और हमने वर्ण और जाति को कास्ट के साथ कैसे कंफ्यूज कर दिया। ओके, ही इज फैंटास्टिकली एक्सप्लेन्ड इट। और वो इस बात को अच्छे से दर्शाते हैं कि कास्ट को भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का एक सेंट्रल फीचर करने का जो काम किया था, ये ब्रिटिशर्स ने किया था। एंड इस आइडेंटिटी को एक अनचेंजिंग आइडेंटिटी, मतलब हमसे आज ये कहा जा रहा है कि पिछले 7000 सालों में वर्ण आश्रम के सिस्टम में कोई चेंज नहीं हुआ है, और जो आज दलित माना जाता है, और जो दलित का जो वर्ड है, ये तो अंबेडकर ने इन्वेंट किया था, उसके पहले दलित नाम का कोई वर्ड था ही नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि 7000 साल तक ये चेंज नहीं हुआ जो आज हमसे कहा जा रहा है। ये कितना झूठ है, निकोलस बी डर्क्स इसमें अच्छे से समझाते हैं। और उसमें स्पेसिफिकली 2 बातें निकल के आती हैं, इन बुक से बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत के एथनोग्राफी को और भारत के लेट्स से सोसाइटल स्ट्रक्चर को मैप करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक कम्युनिटी के हाथ में थी, और वो है क्रिश्चियन मिशनरीज। ओके, ब्रिटिशर्स के पास भारत के सोसाइटी का कोई मानचित्र नहीं था, कोई मैप नहीं था कि ये सोसाइटी कैसे चलती है और इसका आधार क्या है। इसको डिसाइड करने का और इसको समझने का जो कार्यभार है, ये मिशनरीज को दिया गया था। स्पेसिफिकली एक फ्रेंच मिशनरी था, हिज नेम वाज अबे डुबुआ। एंड जब आई थिंक वॉरेन हेस्टिंग्स या विलियम बेंटिक, वन ऑफ दीस 2 पीपल वाज द गवर्नर जनरल और द गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, तो इस फ्रेंच मिशनरी से उन्होंने उनके काम को पैसे देके उसका कॉपीराइट ले लिया, और उस बुक के बेसिस पे भारत के कास्ट स्ट्रक्चर और ट्राइब स्ट्रक्चर को पूरी तरह से मैप करना इन्होंने शुरू किया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अंटिल मिड 19th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी, आर्यन द्रविडियन का डिवाइड जो था वो था ही नहीं। आप अपने हिस्ट्री को लेके देखिए, ये कैसे हो सकता है कि अगर ये इतना बड़ा डिवाइड था जिसके बेसिस पे लोग एक दूसरे से द्वेष करते थे, ये अंग्रेज के आने तक ये आपकी हिस्ट्री में कहीं दिखता ही नहीं है। किसी बाहर वाले के आने के बाद ये कॉन्सेप्ट जो है पहली बार उभर के निकलता है
तो आपके दिमाग में इतना भी थॉट नहीं आता है कि बाहर वाले का हाथ इस कॉन्सेप्ट में है या नहीं। और ये क्यों, ये इतना कॉमन इशू है, मतलब ये इतना लॉजिकल इशू है कि कॉमन सेंस लगा के कोई भी देख सकता है कि अगर इतना ही प्रॉब्लम था भारत के सोसाइटी में, तो जितने भी सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं, चाहे वो इरफान हबीब हो या रोमिला थापर हो, या इन्हीं के बुक्स में निकाल के देख लीजिए और मुझे बताइए कि इतना अगर प्रॉब्लम है दो कम्युनिटीज के बीच में रेस के बेसिस पे और लैंग्वेज के बेसिस पे, आप एक तो ऐसा जंग दिखा दीजिए जहां पे यही मुद्दा था जिसकी वजह से लोग लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। ये तो कभी था ही नहीं। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने पूरा जो रेस का कॉन्सेप्ट है मार्शल रेसेस के डॉक्ट्रिन के द्वारा इसको और भी एंट्रेंच किया, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि आर्यंस गोरे थे क्योंकि गोरे ही सबसे बड़े लेट्स से वॉरियर्स हो सकते हैं। तो अगर भारत में जितने भी मार्शल रेसेस हैं उनका आर्यंस के साथ एंड देयरफॉर गोरों के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता रहा होगा, ये इनका बेसिक थियरी था। सो द कलर व्हाइट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस दे गो हैंड इन हैंड, और उसके बेसिस पे उन्होंने ये डिसाइड किया जो गोरे नहीं है ये दस्यु हैं, एंड दस्यु मतलब दास होते हैं, एंड देयरफॉर ये स्लेव्स हैं। बस कॉन्सेप्ट इनका इतना सीधा था। सो देयर इज अ फैंटास्टिक बुक दैट वाज पब्लिश्ड बाय जॉर्ज मैकमन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन this Aryan theory being used as the basis for the martial races doctrine. Okay? ये सारा सब कुछ 19वीं शताब्दी के पहले हिस्से या दूसरे हिस्से में हुआ था, उसके पहले इसका कोई जिक्र था ही नहीं। और जो लोग मैक्स मिलर की बात किए जाते हैं वो मरने से पहले वो खुद कहते हैं कि मैं अब इस थियरी पे भरोसा नहीं रखता जिन्होंने इसको प्रपोज किया था, बिकॉज ये कहते हैं कि भाषा के बेसिस पे आप किसी रेस का डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भाषा अपने आप में जिस तरीके से उभरती है इसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है। वो मल्टीपल रीजंस की वजह से एक भाषा अलग से निकल के आ सकती है। और हमसे आज ये भी कहा जाता है कि अंग्रेज के आने से पहले भारत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उसका कोई वजूद नहीं था, उसका कोई थॉट प्रोसेस नहीं था। तो ये अपने करस्पॉन्डेंस में किस देश की बात कर रहे थे? लिमुरिया की बात थोड़ी कर रहे थे वहां पे। ओके, सो देयर इज अ क्लियर रेफरेंस टू इट, एंड स्पेसिफिकली वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे आना है क्योंकि ये सोने की चिड़िया है, इसकी बात ये खुल के करते हैं। 3, आई विल टच ऑन अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड डेलिकेट टॉपिक। इससे अगर कंट्रोवर्सी होता है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बोल देता हूँ। इस बुक में निकोलस बी डर्क्स क्लियरली बताते हैं कि मिशनरीज और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ये डिस्कशन होता है कि अगर आपको भारत पे लॉन्ग टर्म राज करना है तो इसके संस्कृति को आपको पूरी तरह से एसिमिलेट करना है और उसको डाइजेस्ट करना है। और आपके इस काम के इस मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा आपका जो आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है वो इस देश का एक स्पेसिफिक वर्ग है जिसको ब्राह्मण कहते हैं ये लोग। ओके, तो जब तक ब्राह्मण जीवित है आप इस देश के धर्म का परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ये मिशनरी स्पेसिफिकली लिखे जाते हैं। ओके, और जितने भी मिशनरीज तब के मद्रास प्रेसिडेंसी में बैठ के तमिल के जितने भी काव्य हैं या जितने भी इतिहास हैं और जितने भी वहां के महाकाव्य हैं उनका जो अनुवाद कर रहे थे, उन्होंने इसको इसलिए अनुवाद नहीं किया था ताकि वो भारत के बाहर जाकर तमिल का जो गुणगान गा सके। उन्होंने ये इसलिए अनुवाद किया था ताकि आर्यन इन्वेशन थियोरी को और थोड़ा मजबूत कर सके। और आज भी ये थियोरी ही है, ये प्रूव नहीं हुआ है। ओके, तो जो घृणा इनको ब्राह्मणों से थी, आप अपने आप से पूछ लीजिए whether the rest of the Hindu society shares the very same hatred of Brahmins today। अगर इसका जवाब हाँ है तो ये कॉलोनियल एजुकेशन का सबसे बड़ा सक्सेस है। ओके, क्योंकि ये दर्शाता है कि वो जिस चीज से नफरत करता था या जिस वर्ग से नफरत करता था आज आप भी उसी वर्ग से नफरत करते हैं। और एंटी ब्राह्मण फीलिंग और एंटी ब्राह्मण मूवमेंट जो तमिलनाडु में शुरू हुआ था अराउंड द पीरियड ऑफ 1917 व्हिच इज द सेम टाइम एज अक्टूबर रेवोल्यूशन इन रशिया, रशियन रेवोल्यूशन के टाइम ही ये शुरू हुआ था। उस रेवोल्यूशन को और उस मूवमेंट को पैसा किस एंटिटी ने दिया था? द चर्च ऑफ साउथ इंडिया ने दिया था, वहां के मिशनरीज ने दिया था। ये तो डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि आप कुछ भी करें, whenever you follow the money, you will always understand who is interested in what। चाहे वो व्हाइट कॉलर क्राइम में हो या रिलीजियस इश्यूज में हो, आज आपको सिर्फ पैसा कहां से आ रहा है सिर्फ यही देखना है। मदरसों में पैसा अगर कतार या यमन से आता है या सऊदी से आता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली अगर मिशनरीज को कोई बाहर से फंड कर रहा है तो यही हो रहा है। लेकिन जो मिशनरी फंडिंग की बात हो रही है
तब बाहर से फंड नहीं हो रहा था, यहां के सो कॉल्ड सेक्युलर अंग्रेज सरकार ने किया था, बिकॉज इनके स्टैट्यूट्स के अंदर, इनके अधिनियम के अंदर जितने भी कानून उन्होंने भारत में लागू किए थे यहाँ पे सरकार एस्टैब्लिश करने के बाद, उसमें स्पेसिफिकली स्टेट सपोर्ट का प्रोविजन था। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल, ये आप गूगल कर लीजिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, ये तो ओपन है। देयर इज वन लेजिस्लेशन, ये जो आज हम बॉम्बे हाईकोर्ट के नाम से जिस एंटिटी को जानते हैं, दैट वाज प्रीवियसली कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे जुडिकेचर। ओके, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1823 में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेजिस्लेशन? जस्ट रिमेंबर दिस, इंडियन बिशप्स एंड कोर्ट्स एक्ट। ओके, और उस लेजिस्लेशन में दो भाग हैं। एक भाग है जो बॉम्बे हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश करता है, और दूसरा भाग जो है भारत सरकार के कोर्ट से क्रिश्चियन बिशप्स को पैसे देने की बात करता है। अगर आप सेक्युलर सरकार है तो एक लेजिस्लेशन में सेक्युलर चीज का भी वहां पे प्रावधान है और रिलीजियस चीज का भी प्रावधान है, और स्टेट सपोर्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी मिल रहा था। ओके, आई विल गिव यू अ बेटर एग्जांपल। 4 नवंबर 1948 को भारत का जो ड्राफ्ट संविधान है उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर ने इंट्रोड्यूस किया था, और उनपे सबसे बड़ा इल्जाम ये लगा था कि आप जो संविधान, भारतीय संविधान के नाम पे पेश कर रहे हैं, इसमें भारतीय चीज तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में कोई फर्क है ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, इसको मैंने मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से निकाल के दिया था। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से आता है, विच इज द फर्स्ट ब्रिटिश मेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर भारत। ओके, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो है, इट इज बेस्ड ऑन वन रिपोर्ट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया, विच इज द मोंटागो केम्सफोर्ड रिपोर्ट, जो जुलाई 1918 में पब्लिश होता है। उसमें कंक्लूजन में एक पैरा है, आप पढ़ लीजिए, आई थिंक पैरा 235, जस्ट रीड इट व्हेनेवर यू कैन, इट्स पब्लिकली अवेलेबल ऑन archive.org। इन सबके बेसिस पे मैंने अपना बुक लिखा है, मैं इसलिए ये पूरा रिसर्च आपको भी बता सकता हूँ। उसमें वो कहते हैं कि अगर कोई हिंदू या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन क्रिश्चियन मिशनरीज के काम के आड़े आता है तो गवर्नमेंट को उसके अंदर हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और आप हमें मजबूर करेंगे हस्तक्षेप करने के लिए, और हमारे हाथ में जितने भी औजार होंगे, जितने भी रेमेडीज होंगे, लीगल मिलिट्री जितने भी होंगे, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि मिशनरीज आपका भला कर रहे हैं, और जो भी इसके आड़े आता है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिस इज द बेसिस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश मेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर भारत। और हम बोले जाते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सेक्युलर थी, टॉलरेंट थी। क्या खाक टॉलरेंट थी? यही इनका टॉलरेंस था। टॉलरेशन का कॉन्सेप्ट, इसका क्रिश्चियन बेसिस क्या है, इस पे इतना सारा लिटरेचर है। द प्रॉब्लम विद भारत इज दैट वेस्ट अपने मिस्टेक्स को एडमिट कर चुका है, और उस पे लिटरेचर लिख चुका है कि क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ यहां पे इन्होंने साठगांठ करके भारत को कन्वर्ट करने की कितनी कोशिश की, और इतने सालों के बावजूद आप क्रिश्चियन तो नहीं बने, ये हम कहे जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आज ये है कि आपकी हिंदू आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ एक कानूनी कागजी आइडेंटिटी बनकर रह चुकी है। आपकी सोच क्रिश्चियन सोच बन चुकी है, आप माने या ना माने, मेंटली आप क्रिश्चियन बन चुके हैं। दिस हैज बीन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के दो तरीके होते हैं। कन्वर्ट अगर हो जाता है तो कन्वर्ट करो, अगर नहीं होता है तो रिकंस्ट्रक्ट करो। मतलब उनके जो धर्म होते हैं या उनके सोच विचार होते हैं, आप उसको क्रिश्चियन ढांचे में डालिए। तो जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का घृणा था कैथोलिक चर्च के संबंध में, उस घृणा को आपने ब्राह्मणों की ओर आपने डायरेक्ट कर दिया। ओके, सो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जो जितने भी कैथोलिक चर्च के पादरी होते हैं वो करप्ट होते हैं, या फिर लेचरस होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, वो ट्रू क्रिश्चियंस नहीं थे। तो जिस देश में जाकर आपने अपनी कॉलोनी सेटअप की, क्योंकि ये रेफॉर्मेशन के बाद हुआ, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बाद हुआ, दैट इज आफ्टर 1648 हुआ, उसी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के माइंडसेट को आपने एक्सपोर्ट किया, और जिन कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज में आपको कैथोलिक चर्च के सिमिलर कोई इंस्टीट्यूशन दिख जाता है, और अब भारत के सिलसिले में वो ब्राह्मण बन जाता है और ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं, तो जो घृणा आपको कैथोलिक चर्च पे था, उसी घृणा को आप यहाँ पे इनके ऊपर डायरेक्ट करते हैं, और अब उसी कम्युनिटी के बाकी लोगों को उकसाते रहते हैं कि आप इनको द्वेष कीजिए, इनके बारे में आप बोले जाइए,
और इनको अपना एनिमी मानिए। तो अकॉर्डिंग टू मी the most successful global project in the world has been the colonization project. जी। जी, आज की इस वार्ता को यहीं पे विराम देंगे क्योंकि समय हो चला है, और मैं इस वादे के साथ कि इसको कल फिर आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही दिलचस्प है, तो एक अल्प विराम आज फिर से, लेकिन ये वादे के साथ कि कल सुबह 10 बजे शार्प हम तीनों फिर उपस्थित होंगे और इस वार्ता को आगे ले जाएंगे कि अब हमें एज अ कंट्री करने की क्या जरूरत है, क्या क्या बदलाव कहाँ कहाँ पर हमें करने पड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं भारत से जुड़ें और भारत से टूटे नहीं। ब्रजेश जी, जय साई दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने के पहले आनंद जी, दीपक जी के लिए मैं 2 प्रश्न रख देता हूं चूंकि कल इस पर चर्चा करनी। एक तो ये कि भारत जो है वह अपने इतिहास में कब सेकुलर रहा? क्या जो है जब इस्लामिक इन्वेजन यहाँ हुआ और जब तक ब्रिटिश रहे, क्या भारत सेकुलर था? उसके पहले भारत सेकुलर था या फिर उसके बाद सेकुलर हुआ? पहला प्रश्न ये। और दूसरा ये कि आज भी किसी भी क्रिश्चियन के लिए उसका जो फादर है, जो मिशनरी है, वो बड़ा ही पूज्य है। किसी भी मुस्लिम के लिए जो कि इस्लाम फेथ को मानता है, उसके लिए मौलवी जो है बहुत ही प्रिय है। ये क्या वजह रही कि हिंदूज जो है, जो कि इस देश में आज भी मेजोरिटी है, उनके लिए जो है, जो उनके धर्म की बात बताने वाला था, वो सबसे ज्यादा उनके लिए हेटेड एनिमल हो गया, जिनको हम ब्राह्मण्स कहते थे, जिनको ज्ञानी कहते थे। आपने कुछ बातें की, कल हम इस पर फिर तो आगे बात करेंगे, क्या साजिशें थी और क्या है ये विरोधाभास। जी नमस्कार। जरूर, अवश्य, नमस्ते। थैंक यू।